Okay. Welcome friends. Today I will be discussing about the theoretical aspect of heart dissection. So all these concepts will be covered in the form of MCQs. MCQs are placed in series, so don't skip the MCQs and just go in series one by one. So let's start from the first MCQ. The first MCQ is, the pericardium is opened using which type of incision? सो हार्ट डाइसेक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक एनाटमी ऑफ द पेरिकार्डियम एंड हार्ट पता होनी चाहिए, जो कि मैं पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे भी जो रेलिवेंट एनाटमी होगी मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं पेरिकार्डियम को विच टाइप ऑफ इंसिजन से पेरिकार्डियम को ओपन किया जाता है। सो पेरिकार्डियम की जो बेसिक एनाटमी है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हार्ट होता है, हार्ट इज प्लेस्ड इन द पेरिकार्डियल कैविटी एंड द पेरिटोनियम इज सपोर्टेड बाय 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट्स होते हैं जो पेरिकार्डियम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सपोज दिस इज हार्ट, this is left atrium, this right atrium, and this is left atrium, this is right ventricle, and this is left ventricle. So from left ventricle aorta will arise, from right ventricle pulmonary trunk will arise. So on these great vessels and pulmonary artery and pulmonary veins all will be there. So on all these great vessels there will be a peritoneal layer around them, that is called adventitia, adventitial layer. So this adventitial layer will be on the around the great vessels. This adventitial layer will provide the superior support to the pericardium. Inferiorly there is diaphragm. In the central part of diaphragm there is central tendon of diaphragm. So inferiorly the pericardium is attached to the central tendon of diaphragm. Central tendon of diaphragm. And the third support is on the anterior aspect of the heart. Anterior aspect में क्या होता है, स्टर्नम होती है। तो स्टर्नम और पेरिकार्डियम के बीच में क्या होता है, स्टर्नो पेरिकार्डियक लिगामेंट्स, ठीक है, स्टर्नो पेरिकार्डियक लिगामेंट होते हैं। तो स्टर्नो पेरिकार्डियक लिगामेंट से विल बी द थर्ड सपोर्ट। ये यूजुअली 2 होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। सो टू स्टर्नो पेरिकार्डियक लिगामेंट्स आर देयर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। तो बेसिकली जब भी आप ऑटोप्सी करते हैं, आई शेप इंसिजन देते हैं, यूजुअली वही दिया जाता है। उसके बाद स्टर्नम को रिमूव करते हैं। जैसे ही आप स्टर्नम को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, स्टर्नो पेरिकार्डियक लिगामेंट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो टियर हो जाएंगे और आपको या तो टॉर्न स्टर्नो पेरिकार्डियक लिगामेंट्स विजुअलाइज होंगे या फिर विजुअलाइज होंगे ही नहीं। आप एडवेंटिशियल लेयर्स को और सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम के साथ जो पेरिकार्डियम की अटैचमेंट है, इन दोनों को ग्रोसली विजुअलाइज कर सकते हैं। हालांकि इनका कोई भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है नहीं, ये सिर्फ एक बेसिक एनाटॉमी की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो आपने स्टर्नम को रिमूव किया, स्टर्नम को रिमूव करने के बाद जो पोर्शन एक्सपोज होगा वो क्या होगा, पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम को एक्सटर्नली एग्जामिन करना है। एक्सटर्नली पेरिकार्डियम में कोई डिस्कलरेशन हो, इन्फेक्शन हो या ऐसी कोई चीज़ हो तो वो आपको नोट डाउन करनी है। उसके बाद पेरिकार्डियम में इंसिजन देना और उसको ओपन करना है। तो पेरिकार्डियम को ओपन करने के लिए विच टाइप ऑफ इंसिजन इज गिवन, दैट इज इन्वर्टेड टी शेप इंसिजन इज गिवन। तो उसको कट करना है यूँ, इन्वर्टेड टी शेप इंसिजन इज गिवन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, आफ्टर रिमूवल ऑफ द स्टर्नम द फर्स्ट स्टेप इन कार्डियक एग्जामिनेशन इज। आपने स्टर्नम को रिमूव कर दिया, इसके बाद पूछ रहा व्हाट फर्स्ट स्टेप इन द कार्डियक एग्जामिनेशन इज। तो फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि आप पेरिकार्डियम को एक्सटर्नली एग्जामिन करते हो, लेकिन इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना हो कि पहले कौन सा स्टेप होगा। तो कौन सा होगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन ए है एग्जामिनेशन ऑफ द वॉल्स। एग्जामिनेशन ऑफ द वॉल्स तो हार्ट को बाहर निकालने के बाद होता है। सेकंड ऑप्शन इज एग्जामिनेशन फॉर पेरिकार्डियल ब्लड क्लॉट्स इफ प्रेजेंट एंड वेइंग देम। तो पेरिकार्डियम को इंसाइज करने के बाद दूसरी चीज़ आप क्या देखोगे, पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड नॉर्मल है या नहीं है, उसमें कोई अबनॉर्मल फाइंडिंग तो है नहीं, जैसे कि उसमें ब्लड क्लॉट्स का प्रेजेंट होना। सो दिस कैन बी द आंसर। थर्ड ऑप्शन इज कोरोनरी आर्टरी इंस्पेक्शन, ये भी हार्ट को बाहर निकालने के बाद किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज वेंट्रिकुलर स्लाइसिंग। तो इनको सीरीज में अगर अरेंज करें तो सबसे पहले अपन बी करेंगे, उसके बाद कोरोनरी आर्टरी इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद वेंट्रिकुलर स्लाइसिंग करेंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ वाल्व्स करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़, अगर इन ऑप्शंस की बात की जाए तो इस तरह से सीरीज फॉलो होगी। एक्चुअली अपन जो डाइसेक्शन करते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो द ऑप्शन हेयर विल बी बी।
When removing the heart, great vessel should be cut at least what distance beyond the pericardial fold? Pericardial fold से कम से कम कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए? आइडियली पेरिकार्डियल फोल्ड से जितना ज़्यादा आप दूर स्कैल्पल से कट कर सकें उतना दूर कट करना है, लेकिन आइडियली कम से कम 1 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट, इन सब्जेक्ट्स यंगर देन 30 ईयर्स विद नॉन कार्डियक डेथ कोरोनरी आर्टरीज में बी ओपनड। आइडियली जैसा कि हम जानते हैं कोरोनरी आर्टरी को कैसे ओपन किया जाता है, ये कोरोनरी आर्टरी तो हम ऐसे क्रॉस सेक्शन पे कट लगा के देखते हैं, एक रेगुलर इंटरवल पे कट लगाते हैं और कोरोनरी आर्टरी को एग्जामिन करते हैं। लेकिन इफ़ देर इज़ नॉन कार्डियक डेथ, आपको रीजन पता है कि कार्डियक रीजन नहीं है और एज कम है यानी कि 30 ईयर से लेस है, देन यू कैन कोरोनरी आर्टरीज मे बी ओपनड लॉन्गिट्यूडनली आल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोनरी आर्टरीज शुड बी कट इन क्रॉस सेक्शन एट इंटरवल्स ऑफ। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनको कितने इंटरवल पे कट करना होता है, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस रेड्डी सर की टेक्स्ट बुक में दी गई है 2 to 3 mm एज पर रेड्डी, एंड एज पर दीक्षित सर, दीक्षित टेक्स्ट बुक इट इज़ 3 to 5 mm। ओके, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है? एज पर माई अंडरस्टैंडिंग रेड्डी टेक्स्ट बुक में ही एक और लाइन दी गई है कि जो जोन ऑफ ओक्लूजन होता है, जो कोरोनरी आर्टरी में क्लोट होता है या जोन ऑफ ओक्लूजन होता है, वो यूजुअली उसकी जो लेंथ होती है वो लेस देन 5 mm होती है, यानी कि 5 mm से कम ही होगा। तो अगर आप 3 to 5 mm पे कट लगा रहे हो, मान लो कि 5 mm पे कट लगा रहे हैं, तो आपने पहला कट यहाँ मारा, दूसरा कट 5 पे मारा, और यूजुअली जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो 5 से कम होनी चाहिए। तो ये आपको कहीं ना कहीं आपसे मिस इंटरप्रेट हो सकता है, आपको ये ऑब्स्ट्रक्शन दिखेगी ही नहीं, क्योंकि ये जहाँ पे आप कट लगा रहे हो, जितने बड़े बड़े कट लगाओगे उतना इसके चांसेस होंगे कि ये आपसे मिस हो जाएगा, आपको विजुअलाइज होगा ही नहीं ये ऑब्स्ट्रक्शन। सो इट इज़ बेटर कि आप जितने छोटे डिस्टेंस पे कट लगा सको उतने छोटे डिस्टेंस पे कट लगाएं। तो 2 to 3 mm एज पर माई अंडरस्टैंडिंग विल बी द राइट आंसर। 2 to 3 mm एज पर रेड्डी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्सिफाइड कोरोनरी वेसल्स दैट कैन नॉट बी इजीली कट शुड बी। अगर आपको कैल्सिफाइड कोरोनरी वेसल्स मिलती हैं तो उनको स्ट्रिप करके डीकैल्सिफाई किया जाता है फॉर 24 आवर्स। ओके, स्ट्रिप किया जाता है और फिर डीकैल्सिफाई किया जाता है फॉर 24 आवर्स। नेक्स्ट, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन इज ग्रेडेड यूजिंग इंक्रीमेंट्स ऑफ। कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन की ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग में क्या होता है? ग्रेड 1, 2, 3 और 4। ग्रेड 1 होती है 0 से 25% ऑब्स्ट्रक्शन को ग्रेड 1 बोलेंगे, 25 to 50 ग्रेड 2, 50 to 75 ग्रेड 3, 75 to 100 ग्रेड 4। ये इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन इज ग्रेडेड यूजिंग इंक्रीमेंट ऑफ 25%। 25% का इंक्रीमेंट अपन यूज करते हैं और उससे इसकी ग्रेडिंग की जाती है। आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आपने जब कोरोनरी आर्टरी, पहले आप कोरोनरी आर्टरी एग्जामिन कर रहे हैं, आपने पहले इन सिटू हार्ट को देखा, हार्ट को एग्जामिन किया, उसके बाद हार्ट को बॉडी से बाहर निकाल लिया है, और उसके बाद हम एक्सटर्नली कोरोनरी आर्टरी को एग्जामिन कर रहे हैं, और उसके लिए उसके लिए जो रेलिवेंट डाइसेक्शन पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं कोरोनरी के रिगार्डिंग। ओके, सो दिस इज द ग्रेडिंग। ग्रेड 4 कोरोनरी लीजन इंडिकेट्स स्टेनोसिस ऑफ एटलीस्ट। ग्रेड 4 क्या होता है? 75 to 100%। तो एटलीस्ट दिट शुड बी 75%। क्रिटिकल स्टेनोसिस इज डिफाइंड एज ए ग्रेड 4 लीजन ऑफ। क्रिटिकल तब बोलते हैं जब कम से कम 90% हो। जब 90% स्टेनोसिस हो जाएगी कोरोनरी आर्टरी की, देन वी विल कॉल इट क्रिटिकल स्टेनोसिस। वाई? क्योंकि अगर पिछली वीडियो आपने देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि 90% जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो इवन एट रेस्ट इट एक्ट एज ए थ्रेशोल्ड फॉर MI और मायोकार्डियल इंस्टेबिलिटी। सो रेस्ट पे भी उसको अटैक आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, एज ए रूल ग्रेड 4 कोरोनरी लीजन शुड बी डॉक्यूमेंटेड। आपको ग्रेड 4 कोरोनरी लीजन मिला, मीन्स आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिली 75 to 100%। तो इज इट रेलिवेंट? यस, सबसे ज़्यादा रेलिवेंट यही है।
क्योंकि डेथ के लिए मिनिमम कितना बोलते हैं अपन, 70 to 80% कम से कम ब्लॉक होना चाहिए, 70% ब्लॉक होना चाहिए, और 90 पे तो रेस्ट पे भी MI आ सकता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रेड विच वी शुड डॉक्यूमेंट इन आवर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो जब आप इसको ग्रेड करेंगे तो ये लिखेंगे कि कितने % ऑब्स्ट्रक्शन है, साथ में इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड माइक्रोस्कोपिकली। इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी उतना ही रेलिवेंट होगा और इम्पोर्टेंट होगा। सीरियल क्रॉस सेक्शंस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज डेमोन्स्ट्रेट। सीरियल क्रॉस सेक्शन से क्या पता चलेगा? वाल्व कंपिटेंस नो, मायोकार्डियल थिकनेस नो, परसेंटेज स्टेनोसिस एंड एंटीमोर्टम थ्रोम्बस। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। नेक्स्ट, coronaries should not be opened by passing scissors through them from the ostia, because if you are passing scissors through the coronaries, so what will it lead to? It will crush and distort the obscuring thrombus. अगर बाई चांस उसमें कोई थ्रोम्बस हुआ भी और आपने इसके अंदर सीजर डाल दी तो इट विल डिस्प्लेस इट और डिस्टोर्ट इट। दैट्स वाई वी नेवर यूज सीजर्स फॉर डाइसेक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। वट वी यूज इज स्कैल्पल। स्कैल्पल से कट लगाए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट याद रखना कि कोरोनरी के डाइसेक्शन के लिए स्कैल्पल यूज किया जाता है। हार्ट को बाहर डाइसेक्ट आउट बाहर निकालने के लिए भी स्कैल्पल का यूज़ किया जाता है। लेकिन जब हार्ट का अपन डाइसेक्शन करते हैं प्रॉपरली, जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है, इनफ्लो आउटफ्लो मेथड होता है, उसमें उसके अंदर जो डाइसेक्शन इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है एंटेरोटोम। एंटेरोटोम सीजर होती है एंटेरोटोम, जिससे GIT को कट करते हैं यूजुअली। तो एंटेरोटोम से हार्ट का डाइसेक्शन होना चाहिए, ना कि स्कैल्पल से। अपन यूजुअली अपन स्कैल्पल ही अपने हाथ में होता है तो उसी से कट कर लेते हैं, बट आइडियली इट शुड बी डन बाई एंटेरोटोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ थ्रोम्बस इज व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। सो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस के अंदर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ थ्रोम्बस होती है? दैट इज 1 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर के अंदर जो होता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ थ्रोम्बस होता है। ए हार्ट दैट इज ग्लोबोइड और इरेगुलर इन शेप में इंडिकेट। इरेगुलर शेप ऑफ हार्ट किसकी वजह से हो सकती है? नॉर्मल वेरिएंट हो सकता है? नो, इरेगुलर शेप नहीं हो सकती। नॉर्मल वेरिएंट इज नॉट पॉसिबल। वेंट्रिकल एन्युरिज्म, यस, दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। एट्रियल एनलार्जमेंट, there will be enlargement, but we cannot say it cannot be included in irregular shape category. Pericarditis nothing to do with it, so B will be the right answer. नॉर्मल शेप ऑफ हार्ट क्या होती है? कॉनिकल। अगर हार्ट की नॉर्मल शेप, कोई बेसिक एनाटॉमी में एक पॉइंट है कि नॉर्मल शेप ऑफ हार्ट कॉनिकल होती है। द हाइट ऑफ द हार्ट इज मेजर्ड फ्रॉम। आपने हार्ट को डाइसेक्ट आउट कर लिया, अब आप उसके एक्सटर्नली क्या क्या एग्जामिन करोगे और कैसे एग्जामिन करोगे? हाइट ऑफ द हार्ट इज मेजर्ड फ्रॉम। हाइट कहाँ से कहाँ मेजर करते हैं? एपेक्स टू बेस, नो। हाइट से लगता है कि एपेक्स टू बेस मेजर करते हैं, बट इट इज़ नॉट मेजर्ड फ्रॉम एपेक्स टू बेस, इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम बेस ऑफ आउर्टा टू द एपेक्स। बेस ऑफ आउर्टा टू द एपेक्स। ये हार्ट होता है, यहाँ से आउर्टा राइज करती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो बेस से एपेक्स होता है ये, तो ये डिस्टेंस होती है, दैट इज टेकन एज द हाइट ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट, द विड्थ ऑफ द हार्ट इज मेजर्ड एट द लेवल ऑफ। विड्थ मेजर करने के लिए आप कौन से लेवल पे मेजर करोगे? वेल्वुलर रीजन पे, जहाँ पे वाल्व्स होती हैं उस रीजन पे हम करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ द हार्ट इज मेजर्ड एट व्हाट लोकेशन? Circumference of the heart is measured at what location? It is measured at 1 centimeter below AV sulcus. Remember it? Circumference is measured 1 centimeter below AV sulcus. This is the same point where we measure the thickness of the ventricles. Thickness of the ventricles is measured also at this level. Before cutting the pulmonary arteries, they should be palpated for the presence of. देखो, जब हार्ट इन सिटू होता है, बिफोर कटिंग आउट हार्ट, 2-3 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी होती है। एक तो थ्रोम्बस या एम्बुलस, इनका डिफरेंस होता है, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। थ्रोम्बस या एम्बुलेंस प्रेजेंट है या नहीं, तो आप इन सिटू जब होगा हार्ट उस टाइम पे पैल्पेट करके ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। दूसरा, पेरिकार्डियम में कोई पैथोलॉजी होगी वो भी आपको इन सिटू ही देखनी है।
If a thrombus is felt in the pulmonary artery, which structure should be opened in situ? If a thrombus is felt in the pulmonary artery, which structure should be opened in situ? Look, this is the heart. Right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. वे कह रहा है if a thrombus is present in the pulmonary artery, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ बनेगी? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकलता है और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी बनती है। तो यहाँ कहीं पे आप मान लेते हैं कि थ्रोम्बस है। विच स्ट्रक्चर शुड बी ओपन इन सिटू? तो इन सिटू का आप किसको करोगे? ये कहाँ से आ रहा है? कंटिन्यूएशन में राइट वेंट्रिकल से। तो दिस इज पल्मोनरी ट्रंक एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल, तो दिस शुड बी डाइसेक्टेड आउट। इन सिटू डाइसेक्शन होगा फिर इसका, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक। Size and extent of thrombus should be noted because it will help us whether this is sufficient for causing death of the subject. Large pulmonary emboli that are saddle shaped bifurcate into pulmonary arteries, pinkish, firmly adherent to vessel wall. As the all of these are features of antemortem thrombus. All these are features of antemortem thrombus. Saddle shaped, bifurcate into pulmonary arteries, pinkish color and firmly adherent to the vessel wall. All these are features of antemortem thrombus. Postmortem thrombus soft होता है, friable होता है और yellowish color का होता है. Antemortem pulmonary thrombi are described as I told you, these are pink, firmly adherent to the vessel wall, saddle shaped. All these are features of antemortem thrombus. Postmortem clots are described as soft, friable, yellow or red. So soft, friable are postmortem clots. These are not antemortem. Heart is lifted upward by holding which part? ये यहाँ पे क्या, जो आप हार्ट को जब बॉडी से बाहर निकालते हैं उस टाइम पे हार्ट को एपेक्स से पकड़ के ऊपर लिफ्ट करना होता है, फिर ग्रेट वेसल्स को कट किया जाता है जितना दूर से कट किया जा सके। तो ये दिस क्वेश्चन इज आस्किंग दैट सेम थिंग, दैट हार्ट इज लिफ्टेड अपवर्ड्स बाय होल्डिंग विच पार्ट। सो एपेक्स को होल्ड करके आपको ऊपर उठाना है, फिर ग्रेट वेसल्स से कट करना है। ग्रेट वेसल्स कट एज फार एज पॉसिबल एंड हार्ट इज आइसोलेटेड। इंस्ट्रूमेंट यूज जो आप कट करने के लिए करोगे, कट करने के लिए तो आपको स्कैल्पल ही यूज करना है, लेकिन हार्ट को बाहर निकालने के बाद कोरोनरी का डाइसेक्शन भी स्कैल्पल से करना है, लेकिन उसके बाद जब आप इनफ्लो आउटफ्लो मेथड से डाइसेक्ट करोगे उस टाइम पे एंटेरोटॉम यूज होगा। ठीक है, तो अब तक हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हार्ट की, कि हार्ट को बाहर निकालने और कोरोनरी आर्टरीज का एग्जामिनेशन करने तक का पोर्शन। अब हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि हार्ट को डाइसेक्ट करने के कितने मेथड्स होते हैं। बेसिकली दीज आर 9 मेथड्स इन रेडी टेक्स्ट बुक। इनफ्लो आउटफ्लो method, only this method is given in detail. In Dixit textbook all the names of these methods is given and slide description is given of all these. So these are a total of 9 methods. The mnemonic to remember is UP Football World Cup. UP Football World Cup. So we will discuss all these methods one by one, and practically speaking only there are 2 methods, that is inflow outflow and short axis methods. Only these 2 methods are preferably used for diagnosis, diagnostic and pathological point of view, diagnostic pathology point of view. Only these 2 methods we are using. Okay, so let's start from one by one. So only 2 diagnostic methods are used for diagnostic pathology, inflow outflow and short axis. So let's discuss about the inflow outflow method. So the inflow outflow method of heart dissection is suitable primarily for, so inflow outflow method नॉर्मल हार्ट के डाइसेक्शन के लिए यूज किया जाता है प्राइमरली। इस्चेमिक हार्ट्स के लिए यूज करते हैं शॉर्ट एक्सिस मेथड, नॉर्मल हार्ट्स के लिए यूज करते हैं इनफ्लो आउटफ्लो मेथड। द राइट एट्रियम इज कट बिटवीन द ओपनिंग्स ऑफ विच स्ट्रक्चर्स। सो अब हम डाइसेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं इनफ्लो आउटफ्लो मेथड से। सो ये सब सीरीज में चलेगा, 1 by 1 क्वेश्चन आते जाएंगे, हम सीरीज में डाइसेक्ट करते जाएंगे। इसके लिए अंडरस्टैंडिंग हार्ट के बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। देखो, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम के अंदर इंफीरियर वेना केव आती है और सुपीरियर वेना केव आती है। सो पहला कट जो लगेगा इनफ्लो आउटफ्लो मेथड में, इनफ्लो आउटफ्लो का मेथड का मतलब ही क्या है
कि आप इनफ्लो और आउटफ्लो की डायरेक्शन में कट कर रहे हैं, यानी कि आप सबसे पहले राइट एट्रियम को डाइसेक्ट करोगे, उसके बाद राइट वेंट्रिकल को, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम को, और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल को। दिस इज़ द इनफ्लो आउटफ्लो पैटर्न। सो राइट एट्रियम को कट करेंगे तो सबसे पहले कहाँ कट लगाएंगे? पीछे की तरफ। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा जो आ रही हैं, तो उन दोनों के बीच में जो वाल होगी उसको कट करना है, बिटवीन द ओपनिंग्स ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ dissection, and all this will be done by using enterotome. Next step, a small secondary incision is made to open which structure to detect thrombi. देखिए थ्रोम्बाई जो होता है उसके मिलने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं इसमें ओरिकुलर अपेंडेजेज में। ओरिकुलर अपेंडेजेज क्या होती हैं? ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं एट्रियम के पास, एक इस तरफ मिलेगा और एक इस तरफ मिलेगा, छोटे छोटे दो स्ट्रक्चर्स होती हैं ओरिकल्स, उनके अंदर थ्रोम्बस मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो स्मॉल सेकेंडरी इंसिजन कैन बी गिवन फॉर डिटेक्शन ऑफ थ्रोम्बाई इन द ओरिकुलर अपेंडेज। While opening the right ventricle, the lateral margin of the right ventricle should face. Okay, so this is heart. अब आपने पीछे इसमें सुपीरियर वेना के और इंफीरियर वेना के बीच में तो कट लगा दिया है, यहाँ पे आप कट कर चुके हो। अब आपको राइट वेंट्रिकल ओपन करना है। राइट वेंट्रिकल ओपन करने के लिए आपको हार्ट के किस साइड करना हो, हार्ट को हाथ में किस पोजीशन में पकड़ोगे? तो डाइसेक्टर कहाँ पे खड़ा होगा? डाइसेक्टर खड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक। और डाइसेक्टर की तरफ होगा एट्रियम और वेंट्रिकल होगा उससे अवे। आप यहाँ पे जो आपका एंटेरोटोम है, सीजर, जो सीजर है वो आप यहाँ पे डालोगे राइट एट्रियम में। यहाँ पे वाल कौन सी होती है? यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड वाल के अंदर 3 कस्प होते हैं, तो आपको कट करना है पोस्टीरियर कस्प से। पोस्टीरियर कस्प को कट करोगे, उसके बाद लेटरल बॉर्डर से कट करते हुए जाओगे, लेटरल मार्जिन ऑफ राइट वेंट्रिकल को कट करते हुए जाओगे टिल द एपेक्स तक। दिस विल बी द सेकंड स्टेप। सो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाइल ओपनिंग द राइट वेंट्रिकल लेटरल मार्जिन ऑफ द राइट वेंट्रिकल शुड फेस। ये किस तरफ फेस करेगा? डाइसेक्टर यहाँ खड़ा है तो इसको टुवार्ड्स द डाइसेक्टर ही बोलेंगे, ठीक है, टुवार्ड्स द डाइसेक्टर। जब लेटरल मार्जिन को कट करोगे तो डाइसेक्टर ये आपके राइट एट्रियम आपकी तरफ फेस करेगा और फिर लेटरल मार्जिन ऑफ राइट वेंट्रिकल आपकी तरफ फेस करेगा। एट्रिया बीइंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डाइसेक्टर, ठीक है, वो आपको पहले बता दिया। एंटेरोटोम इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द राइट एट्रियम, कट्स थ्रू पोस्टीरियर कस्प ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल, ओपन राइट वेंट्रिकल अलोंग द लेटरल मार्जिन। तो लेटरल मार्जिन के अलोंग हमने राइट वेंट्रिकल को ओपन कर दिया। द सर्कमफ्रेंस ऑफ एन इंटैक्ट हार्ट वॉल कैन बी मेजर्ड बाय इंसर्टिंग। अब आते हैं वॉल्स पे, ठीक है, एक वॉल यहाँ पे है, एक वॉल यहाँ पे है, एक ऑर्टा में और एक पल्मोनरी ट्रंक में, ठीक है। जब आपने यहाँ से कट इनफ्लो आउटफ्लो मेथड की बात करें तो आप वॉल को कट करके ही आगे जा रहे हो, वॉल को कट करके लेटरल मार्जिन ऑफ राइट वेंट्रिकल से कट करते हुए आगे जा रहे हो। तो इस मेथड में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सेम लेफ्ट साइड में भी होगा। आप इसको जब कट करोगे तो मिटरल वाल के थ्रू कट होता है। तो इस इनफ्लो आउटफ्लो मेथड में आप इन दो वाल्व्स की कॉम्पिटेंसी को चेक नहीं कर सकते। कौन कौन सी वाल्व्स की कॉम्पिटेंसी को? ट्राइकस्पिड वाल और मिटरल वाल। ऊपर वाली वॉल्स को चेक कर सकते हैं, कैसे करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इन दो वॉल्स को अपन थ्रू एंड थ्रू कट कर रहे हैं तो इनकी कॉम्पिटेंसी अपन चेक नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, जो वॉल होती हैं उनकी सर्कमफ्रेंस को मेजर किया जा सकता है, उसके लिए स्पेशली मेड ग्रेजुएटेड कोन्स होते हैं जिनके थ्रू अपन इनकी वॉल की सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हैं। नॉर्मल सर्कमफ्रेंस ऑफ वॉल, एमडी एग्ज़ाम के वाइवा में ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि इसके लिए निमोनिक है पाम टी इज़ द निमोनिक। सो पल्मोनरी वॉल 6 to 8 सेंटीमीटर, ऑर्टिक वॉल 7 to 9 सेंटीमीटर, मिट्रल वॉल 8 to 10.5 सेंटीमीटर, ट्राइकस्पिड वॉल 10 to 12.5 सेंटीमीटर। मुझे कैसे याद है? 6, 7, 8, 10,
6 7 8 10, दो दो ऐड करते जाएंगे, 6 और 2 8, 7 और 2 9, 8 और 2 10.5, 10 और 2 12.5. So that's how you will remember it. Just mug up. To demonstrate the competence of the pulmonary valve, the heart is held so that the pulmonary valve is. अब देखिए, मैंने बताया कि मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व की कॉम्पिटेंसी को तो अपन मेजर कर ही नहीं सकते इस मेथड से, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व और अोर्टा की वाल्व को कैसे मेजर करेंगे. पल्मोनरी ट्रंक राइट वेंट्रिकल से यहाँ से यूँ अराइज करता है, ठीक है, बाद में वो डिवाइड कर जाता है. तो वॉल कहाँ पे होगी इसकी, यहाँ कहीं पे है. तो इसकी वॉल को कॉम्पिटेंसी को मेजर करने के लिए अभी तक हम क्या कर चुके हैं, राइट एट्रिया को डाइसेक्ट कर चुके हैं और राइट वेंट्रिकल को लेटरल मार्जिन से डाइसेक्ट कर चुके हैं. अब इसकी तो ये ओपन है राइट वेंट्रिकल एक तरीके से नीचे से, तो हम क्या करेंगे, हार्ट को इस तरीके से पकड़ेंगे कि ये जो वॉल है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाए. वॉल जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाए. उसके बाद ए जेंटल स्ट्रीम ऑफ वाटर इज पास्ड थ्रू इट. यहाँ से पानी डाल लेंगे इसके अंदर. जेंटल स्ट्रीम ऑफ वाटर इज पास्ड थ्रू इट. तो अगर ये वॉल्स वॉल्स जो हैं अगर ये प्रॉपरली अपोज्ड हैं तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इसमें से लीक करेगा, जो कि राइट वेंट्रिकल ओपन है तो यहाँ से अपने को दिखेगा कि लीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है. सिमिलरली अओर्टिक वाल्व का किया जाता है कॉम्पिटेंसी चेक इसी तरीके से. आपको सिर्फ इतना करना है कि इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेके आना है वॉल को, और उनकी प्रॉपर अपोजिशन ऑफ वॉल्स हो रही है या नहीं वो चेक करना है. ठीक. सो दैट्स हाउ यू विल चेक द कॉम्पिटेंसी ऑफ पल्मोनरी वॉल्व. The competence of which valves cannot be satisfactorily tested post-mortem, that is tricuspid and mitral. When opening the pulmonary valve, apex is directed towards examiner and the enterotome is introduced into the right ventricle close to the, देखो पल्मोनरी वाल्व की बात हो रही है, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी ट्रंक, ये राइट वेंट्रिकल. अब ये पूछ रहा है कि जब पल्मोनरी वाल्व को, अब यहाँ तक तो अपन डाइसेक्ट कर ही चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हैं. अब यहाँ से आगे डाइसेक्शन कैसे होगा, यहाँ से हम चलेंगे पैरेलल टू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. 1 सेकेंड. ओके. सो यहाँ से अपन चलेंगे पैरेलल टू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. कितने डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस जो होगी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पैरेलल टू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम अपन डाइसेक्ट करते जाएंगे. और ये डाइसेक्ट करते करते पल्मोनरी ट्रंक को डाइसेक्ट करेंगे. ठीक है. पल्मोनरी ट्रंक को पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी ट्रंक एंड देन लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी. ये डाइसेक्शन ऐसे इसका कंप्लीट होगा. ओके. 1 सेंटीमीटर पैरेलल टू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. जब आप ये डाइसेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन क्या है, व्हेन ओपनिंग द पल्मोनरी वाल्व एपेक्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एग्जामिनर. तो एग्जामिनर अभी डाइसेक्टर कहाँ खड़ा है, यहाँ पे. पहले डाइसेक्टर यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे मतलब कि एट्रिया को अपनी तरफ पकड़ रखा था अपन ने, फिर कैंची सीजर से इसको यहाँ से ऐसे कट किया था. अभी इसको एपेक्स को अपनी तरफ रखना है और यहाँ से कट करना है और पूरा यहाँ तक कट करते जाना है. तो ये पूछ रहा है द एंटेरोटोम इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल क्लोज टू. तो कहाँ क्लोज करेंगे, यहाँ से डालेंगे और फिर कट करते जाएंगे, तो क्लोज टू एपेक्स करेंगे. द इंसिजन टू ओपन द पल्मोनरी वाल्व इज मेड अबाउट 1 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ एंड पैरेलल टू विच स्ट्रक्चर, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ऑलरेडी टोल्ड यू. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में भी पूछा जाए तो एंटीरियर पोस्टीरियर पूछा जाए तो आगे से कट करते जा रहे हैं अपन. इंसिजन इज एंटर्ड थ्रू द पल्मोनरी वाल्व एंड देन टू द लेफ्ट पल्मोनरी, बाद में वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज आइडेंटिफाइड बाय विच लैंडमार्क ऑन द एपिकार्डियम. वैसे तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इजीली आइडेंटिफाइड होता है, लेकिन एकेडमिक पर्पज से लैंडमार्क जो पॉइंट अगर पूछा जाए तो होता है एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांचेज ऑफ कोरोनरी वेसल्स. ये आपको उसमें क्लियरली विजिबल होंगी, एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांचेज ऑफ कोरोनरी वेसल्स. लेफ्ट एट्रियम इज कट बिटवीन द ओपनिंग्स ऑफ विच स्ट्रक्चर. तो अपन ने राइट एट्रियम को और राइट वेंट्रिकल को डाइसेक्ट कर दिया है. अभी हम करेंगे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को डाइसेक्ट. लेफ्ट एट्रियम में
आते हैं पल्मोनरी वेन्स। 4 पल्मोनरी वेन होते हैं जो इसकी पोस्टीरियर वाल से एंटर करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट एट्रियम को डाइसेक्ट। कहाँ पे? पल्मोनरी वेन्स के बीच में। मतलब ये वेन है, ये इसमें एंटर करें तो वेन के बीच वाले हिस्से में यहाँ पे कट लगाते हैं, लेटरल अलोंग लेटरल पोर्शन। ओके, सो बिटवीन pulmonary veins, left atrium is cut between the openings of pulmonary veins, then opened along the lateral wall. The incision through the mitral orifice passes along which margin of the left ventricle? वही है सेम राइट वेंट्रिकल वाला लेटरल मार्जिन से इंसिजन आगे बढ़ेगा, ऊपर से लेफ्ट लेटरल वाल ऑफ लेफ्ट एट्रियम कट की है, उसके बाद लेटरल मार्जिन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल कट होगा। द इंसिजन फ्रॉम द एपेक्स along the interventricular septum opens which valve? अब देखो राइट वेंट्रिकल में आप यहाँ पीछे डाइसेक्ट करके इसको लेटरल मार्जिन को डाइसेक्ट करके 1 सेंटीमीटर पैरेलल टू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आपने डाइसेक्ट किया है। लेफ्ट में आपने अलोंग लेटरल वॉल बिटवीन पल्मोनरी वेन्स इसको लेफ्ट एट्रियम को डाइसेक्ट किया, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल की लेटरल मार्जिन के अलोंग कट किया, फिर आप एपेक्स तक पहुँच गए। एपेक्स तक पहुँचने के बाद अलोंग द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आप जाओगे, अलोंग द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आप जाते हैं और जो माइट्रल वाल होती है उसको कट करते हो, और फिर जो यहाँ से क्या होगी अओर्टा राइज करती है। द इंसिजन फ्रॉम एपेक्स टुवर्ड द इंटरवेंट्रिकुलर ओपन्स व्हिच वाल्व? यहाँ से आप नहीं, 1 सेकंड, इसमें कन्फ्यूजन हो गया। देखो यहाँ से ये इंसिजन आया, ये मिट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल के लेटरल मार्जिन पे आया, उसके बाद अलोंग द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और फिर अओर्टिक वाल्व के थ्रू ये इंसिजन आगे जाएगा। अओर्टिक वाल्व के थ्रू, मिट्रल वाल्व पहले कट चुकी है, सो अओर्टिक वाल्व विल बी द आंसर। ओके, both auricular appendages should be examined for the presence of thrombus. Already told you. Secondary incision you can give and look out whether there is thrombus or not. अब आपने पूरा डाइसेक्ट कर दिया, राइट एट्रियम भी, राइट वेंट्रिकल भी, लेफ्ट एट्रियम भी, लेफ्ट वेंट्रिकल भी, तो अब इंट्राआर्टेरियल सेप्टम भी एक्सपोज हो चुका है। सो इंट्राआर्टेरियल सेप्टम में आप क्या एग्जामिन करोगे? फोरामेन ओवल पेटेंसी। दिस कैन बी ए फाइंडिंग दैट यू कैन सी। ओके, और अभी वाल्व भी एक्सपोज हैं तो वाल्व की सर्कमफ्रेंस को मेजर कर सकते हैं और वेंट्रिकल थिकनेस को भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि अब हार्ट ओपन हो चुका है। वेंट्रिकल थिकनेस कहाँ मेजर करते हैं? 1 सेंटीमीटर बिलो AV सल्कस या AV ग्रूव वी मेजर दिस। एंड वाल्व सर्कमफ्रेंस के लिए अपन क्या यूज करते हैं? स्पेशली मेड ग्रेजुएटेड कोन्स। Okay, the muscle of the ventricles is incised in which plane to reveal infarction and fibrosis most clearly? Infarction और fibrosis को अगर आपको देखना है प्रॉपरली तो आपको कट लगाने पड़ेंगे पैरेलल टू एपिकार्डियल एंड एंडोकार्डियल सरफेसेस, पैरेलल टू एपिकार्डियल एंड एंडोकार्डियल सरफेसेस। If this is the suppose this is the inner wall of ventricle and this is the endocardium. So if in the previous video I told you this is endocardium, that endocardium is inner, very small inner portion, inner thickness of endocardium is supplied by diffusion of blood from the heart. So even if MI will be there, you cannot see any changes in the endocardium inside. Okay, so आप विजिबल होगा ही नहीं। तो आपको अगर प्रॉपरली उसको देखना है तो आपको पैरेलल टू एपिकार्डियल एंड एंडोकार्डियल सरफेस कट लगाने चाहिए। इन डेथ ड्यू टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हार्ट फ्लैबी हो जाता है। पोस्टमार्टम में हार्ट फ्लैबी होता है, पोस्टमार्टम हार्ट फ्लैबी होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में भी हार्ट फ्लैबी होता है। पोस्टमार्टम कह रहा हूँ, ये डिकम्पोजिशन में हार्ट में क्या चेंज होगा? फ्लैबी हो जाता है। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में सब एंडोकार्डियल हेमरेजेस, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सब एंडोकार्डियल हेमरेजेस आर सीन इन विच पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो सब एंडोकार्डियल हेमरेज जो होते हैं
पोस्टमार्टम में एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है। क्यों होते हैं नहीं पता, मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन भी अपने को नहीं पता, और इट इज़ ए वेरी नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग। और दीज आर सीन इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के भी लेफ्ट साइड में होते हैं, अपर पार्ट में। एंड दीज आर नॉट प्रेजेंट इन द पैचेज, दीज आर प्रेजेंट एज ए कंटिन्यूअस सीट, एक कंटिन्यूअस सीट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कुछ केसेज में देखे जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली क्योंकि इनका मैकेनिज्म नहीं पता है, तो स्पेसिफिकली आप नहीं बोल सकते कि अगर इफ़ दीज आर प्रेजेंट देन इट दैट इज ड्यू टू दिस। यस, इट कैन बी ए कोरोबरेटिव थिंग दैट कैन बी यूज्ड। तो कब होते हैं ये? एक तो हेमरेजिक शॉक वाली जो भी कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, उन कंडीशंस में मिलता है। दूसरा हेड इंजरी, चाहे वो किसी भी वजह से हो, उन केसेज में देखने को मिलता है। तीसरा पॉइजनिंग केसेज में, स्पेसिफिकली आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो इन 3 केसेज में ये देखने को मिलते हैं। ओके, तो जस्ट कीप इन माइंड इफ यू फाउंड समथिंग like this in endocardium, so these things come to your mind. Upper part of left side of interventricular septum, mechanism production पता नहीं है। These are described as flame shaped होते हैं और confluent होते हैं, पैची नहीं होते ये। These are flame shaped and confluent in one continuous sheet rather than patches. Subendocardial hemorrhages are non-specific findings seen after all of the following except sudden severe hypotension due to severe blood loss also. Yes, I told you, कोई भी कंडीशन जिसमें ब्लड का लॉस हो जाता है उसमें देखने को मिलते हैं। इंट्राक्रैनियल डैमेज ड्यू टू एंजिजन, यस। क्रोनिक हाइपरटेंशन, नो। वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग स्पेशली आर्सेनिक, यस। सो आंसर इज सी, आंसर इज सी। Subendocardial hemorrhages may occur after intracranial damage such as head injury, cerebral edema, surgical craniotomy. These are the means, these are इन conditions में मिलता है। Subendocardial hemorrhages may occur in death from, so MI no relation। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एक्टोपिक रप्चर हो जाता है, ब्लड लॉस होता है, इसमें हो सकता है रप्चर। यूट्रस में सेम, antepartum postpartum hemorrhage, so all these conditions it can occur. B will be right. Subendocardial hemorrhages may occur in poisoning especially with arsenic. Subendocardial hemorrhages are considered, it is a non-specific finding. Mechanism production of hemorrhages is obscure, is not known. Endocardium is examined for evidence of, these are some extra points as we have already completed the dissection of the heart. These are why inflow outflow method, these are some extra points. What else you should specifically focus on. If endocardium को आप एग्जामिन कर रहे हो तो उसमें क्या एविडेंस मिलेगा? हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी किसकी होती है? मायोकार्डियम की होती है, तो इसमें इसका एंडोकार्डियम से कोई लेना देना नहीं है। डायलेटेशन का भी कोई लेना देना नहीं है। फाइब्रोसिस एंड प्री मोर्टम थ्रोम्बस, दिस कैन बी सीन। कैल्सिफिकेशन वॉल पे होता है। सब एपिकार्डियल मायोकार्डियम अपीयर्स ग्रे इन प्रेजेंस ऑफ, ओके। सो पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने एमआई का जो ड्यूरेशन होता है और जो चेंजेस होते हैं माइक्रोस्कोपिकली और ग्रोसली क्या क्या चेंजेस होते हैं उनकी एक लिस्ट बताई थी। तो उसी को रिवाइज करने के लिए ये एमसीक्यू दोबारा से डाले गए हैं कि ग्रे कलर कब आता है। ग्रे कलर होता है ओल्ड इन्फार्क्ट का। ग्रे, येलो, ये 2-3 कलर ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि एक चीज़ जो सबसे वो कॉमन बताई थी, रेडी टेक्स्ट बुक में भी दे रखी है कि लेस देन 12 आवर्स कुछ भी आपको ग्रोस फाइंडिंग नहीं मिलेगी। अगर एमआई 12 घंटे के अंदर का है तो आपको कोई फाइंडिंग नहीं मिलने वाली, ठीक है। 12 से 24 घंटे, इसमें हमने बताया था कि मोटलिंग होनी स्टार्ट कर जाती है, डार्क मोटलिंग 12 to 24 आवर्स, ओके। सो मोटल्ड अपीयरेंस और मोटलिंग कह लो या फिर हेमरेजिक अपीयरेंस कह लो, ये होता है 12 to 24 आवर्स, ठीक है। ये एक्यूट इन्फार्क्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक्यूट इन्फार्क्ट को स्टार्टिंग जब होती है तब ये मोटलिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद जो पहला कलर आएगा वो कलर होगा येलो, दैट विल कम इन 1 to 3 डे।
1 to 3 डे में येलो कलर आ जाता है सेंटर में, ठीक है, येलो कलर। इसके बाद बीच में चेंजेस होते हैं। अब इसमें जब आपको स्पेसिफिकली पूछा गया ग्रे, तो तीसरा आपको याद रखना है ग्रे कलर कब आता है। ग्रे की स्टार्टिंग होती है 10 to 14 डेज पे, 10 to 14 डेज। 10 to 14 डेज पे सिर्फ बॉर्डर पे होता है। इनफैक्ट का जो बॉर्डर होगा उस पे होगा 10 to 14 डेज। प्रॉपर जो प्रोग्रेसिव ग्रे वाइट स्कारिंग होती है वो 2 to 8 वीक्स में होती है। प्रॉपर ग्रे वाइट स्कारिंग जो होगी वो 2 to 8 वीक्स में होती है। और जब पूरे 8 वीक्स हो जाएंगे, यानी कि 2 मंथ से ज़्यादा हो गए, तब एक प्रॉपर स्कार डेवलप हो जाएगा। दैट विल बी ऑफ ग्रे वाइट कलर। यहाँ पे प्रोग्रेसिव है, 2 to 8 वीक में भी तो प्रोग्रेसिव है, लेकिन मोर देन 2 मंथ में प्रॉपर स्कार डेवलप हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको कि सब एपिकार्डियल मायोकार्डियम अपीयर्स ग्रे इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रे इटसेल्फ इंडिकेटिंग दैट इट इज एन ओल्ड इनफैक्ट। अगर यहाँ पे मोटलिंग या एक्यूट हेमरेजिक अपीयरेंस ये होता तो ये एक्यूट होता। पेल अपीयरेंस ऑफ सब एपिकार्डियल मायोकार्डियम इज सीन विथ। दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Pale is not a color. First thing, pale is an appearance, it is not a color. Some people think that pale is like yellow color. No, this is not yellow. Yellow color is seen in fact. I told you that yellow color is seen in fact at 1 to 3 day. 1 to 3 day में येलो कलर आता है। लेकिन पेल का मतलब होता है दैट एन ऑर्गन इज लूजिंग इट्स ओरिजिनल कलर एंड अपियरिंग पेल। सो पेल अपियरेंस इज ए स्पेसिफिक फाइंडिंग ऑफ क्रोनिक एनीमिया। स्पेसिफिक नहीं बोलेंगे, मतलब इट्स ए फाइंडिंग। अगर ऑप्शंस में देखा जाए तो यही है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एनीमिया जब होगा तो वो अपना ओरिजिनल कलर लूज कर देगा। सो पेल अपियरेंस इसकी वजह से होता है। मोटल या हेमरेजिक अपीयरेंस, आई टोल्ड यू इट इज ड्यू टू एक्यूट इनफैक्ट। लेफ्ट वेंट्रिकुलर कंसिस्टेंसी, अगर कंसिस्टेंसी की बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकुलर कंसिस्टेंसी फर्म कब होगी और सॉफ्ट कब होगी, क्या क्या कंडीशन आप इमेजिन कर सकते हैं फर्म के लिए। हाइपरट्रोफी में फर्म होगी, यस। फाइब्रोसिस में, यस। एक्यूट एमआई में, नो। एमआई में तो क्या होगा, वाल लूज हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। माइलोडिसिस में भी फर्म होगी। सॉफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकुलर कंसिस्टेंसी में भी ड्यू टू सॉफ्ट के किसकी वजह से होगी, हाइपरट्रोफी में फर्म, फाइब्रोसिस में फर्म, राइगर मोर्टिस में फर्म, एक्यूट एमआई। अदर रीजन सॉफ्ट कंसिस्टेंसी के लिए क्या हो सकते हैं, मायोकार्डाइटिस, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डिकम्पोजिशन। सो दीज यू कैन कीप इन माइंड कि आपको वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकल सॉफ्ट मिल रहा है या फर्म मिल रहा है, आप उसमें उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। डिक्रीज सर्कमफ्रेंस ऑफ ए वॉल्व डिनोट्स, आपने वॉल्व की सर्कमफ्रेंस मेजर की, उसकी सर्कमफ्रेंस ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर डिक्रीज सर्कमफ्रेंस एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीज सर्कमफ्रेंस एंड व्हेन वी विल कंसिडर दैट these measurement of circumference are significant. Okay, so let's do it one by one. So decreased circumference denotes regurgitation, okay, incompetence, okay, stenosis, okay, normal variant, no. So in this question A, B and C all three can be right. Vaguely all three can be right, but specifically it will be the stenosis. Stenosis और fibrosis अगर होगा किसी भी वॉल का, so there will be decrease in the circumference. Okay, अगर वॉल की circumference कम हो गई तो obvious सी बात है कि this wall can, the cusp of these walls cannot oppose perfectly to each other, so that will lead to the regurgitation. That will lead to the regurgitation, and those valves which cannot oppose properly and cause regurgitation are called incompetent valve. Okay, so basic pathology is stenosis and regurgitation and incompetence will be later on. Increased circumference of a wall may be due to stenosis में तो डिक्रीज होती है, regurgitation और stenosis में
डिक्रीज होती है। रिगर्जिटेशन और इनकम्पिटेंस में हो सकती है, नॉर्मल एजिंग में नहीं, फाइब्रोसिस में नहीं। नॉर्मल एजिंग में क्या होता है, कैल्सिफिकेशन होता है। रिगर्जिटेशन और इनकम्पिटेंस में क्यों होती है? लुक, this is the root of wall, these are the cusp, and this is the annulus from which these cusps are arising. If this annulus or the root of these walls get dilated, this will cause increase in the circumference of wall. If this get dilated, this portion get dilated, so obviously wall circumference of these wall will get increased, and there will be regurgitation and incompetence. Okay. Abnormal wall measurement should only be considered significant if accompanied by scarring, fusion or calcification. That's the important thing that I want you to remember. Even if there is abnormal wall measurement, it will be considered significant only if there is some extra finding like scarring, fusion or calcification. Okay, so now we come on to the short axis method. We have completed the inflow outflow method and other basic findings that occur during the dissection of heart. So short axis method, और इसको हम ventricular slicing method भी बोलते हैं, is a method of choice to evaluate. I already told you it is for ischemic heart disease. इस मेथड में डाइसेक्शन कैसे करते हैं, जो AV सल्कस होता है इसके पैरेलल डाइसेक्ट करते हैं, ऐसे स्लाइसेस बनाए जाते हैं हार्ट के। ओके, और ये जो थिकनेस होती है 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है। 1 से 1.5 सेंटीमीटर की थिकनेस की स्लाइसेस बनाई जाती हैं। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट एक्सिस मेथड। इन शॉर्ट एक्सिस मेथड स्लाइसेस आर मेड पैरेलल टू AV ग्रूव। इन शॉर्ट एक्सिस मेथड स्लाइसेस आर मेड एट व्हाट थिकनेस, 1 to 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, स्लाइस बना के स्लाइस को हम एग्जामिन करते हैं फ्रॉम एपेक्स टुवर्ड्स द बेस। ओके, एपेक्स टुवर्ड्स द बेस। This was the short axis method. Next method is long axis method. Long axis method of heart dissection is best demarcated using. Okay, तो long axis method होता क्या, पहले ये समझो। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से आवर्टा निकल रही है और यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक। ओके, लॉन्ग एक्सिस मेथड में क्या किया जाता है कि 3 स्ट्रेट पिंस, 3 पिंस यूज की जाती हैं, और 3 पिन कहाँ कहाँ पे लगाई जाती हैं। पहली लगेगी एपेक्स पे, फर्स्ट पिन इज प्लेस्ड एट कार्डियक एपेक्स। नेक्स्ट पिन विल बी प्लेस्ड इन द रूट ऑफ aorta on the, that is near to the right posterior aortic sinus, जहाँ से कोरोनरी आर्टरी राइज करती है ना, राइट वाली, राइट पोस्टीरियर aortic, वहाँ पे दूसरी पिन लगेगी। तीसरी पिन लगती है जो माइट्रल वाल्व होती है, माइट्रल वाल्व के जो एनुलस होता है उसके करीब लगती है। तो 3 पिन रखी जाती हैं। ये 3 पिन रख के वेंट्रिकल को इसको लॉन्गिट्यूडनली इसको स्लाइस किया जाता है, लॉन्गिट्यूडनली इसको स्लाइस किया जाता है। लॉन्ग एक्सिस में दिस लाइक दिस, लॉन्ग एक्सिस में पहले हमने ऐसे ऐसे कट किया था, अब हम इस डायरेक्शन में लॉन्ग एक्सिस में कट करेंगे इसको। 3 स्ट्रेट पिन्स आर प्लेड, वन एट कार्डियक एपेक्स, अनदर इज right posterior aortic sinus, and the third one is at near the mitral valve annulus. In the long axis method, the first pin is placed at cardiac apex. Cut from apex to base कट करते हैं, passing through both walls. ओके, जो वाल्स होती हैं उनके पल्मोनरी वाल्व, aortic वाल्व जो होती हैं, और ये मिट्रल और ट्राइकस्पिड होती हैं, उनके अलोंग कट किया जाता है। सेकंड पिन राइट aortic sinus adjacent to coronary ostium, थर्ड पिन नियर mitral valve annulus between right and left pulmonary veins. Okay, this is the long axis method. अगला मेथड है 4 चैम्बर मेथड। 4 चैम्बर मेथड में क्या होता है, हार्ट को डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें कट इस तरीके से किया जाता है कि हार्ट जो होगा वो 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा,
दोनों पोर्शन में चारों चैम्बर्स विजिबल होंगे। दिस इज कॉल्ड 4 चैम्बर मेथड। ठीक है, बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन जो दीक्षित टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसमें कह रहे हैं कि एक्यूट मार्जिन ऑफ राइट वेंट्रिकल, दिस इज द एक्यूट मार्जिन एंड दिस इज द ऑब्ट्यूज मार्जिन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों, तो आपको जो कट लगाना है वो एपेक्स से यहाँ से कट करेगा, फिर इंटरवेंट्रिकल सेप्टम से और लेफ्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम से एक्सटेंड करना है। अब ये किस तरीके से कट लगना है, इवन आई डोंट गेट इट प्रॉपरली, that all 4 chambers are visible. It is also saying that upper portion or upper areas are opened using inflow outflow technique. So I don't know how all 4 chambers will be visible, in which direction cut is given, and so even I am confused over this method, 4 chambers method. Just remember the name of this. So this is given in the Dixit textbook, that beginning at the cardiac apex, a cut is extended through the acute margin of right ventricle, obtuse margin of the left ventricle and the ventricular septum. And upper half is open according to inflow outflow method. So this is the lines given, but I don't get it properly how it is done. Next is window method. विंडो मेथड जो भी आप हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं वो एक तरह से विंडो मेथड है। विंडो मेथड किसके लिए किया जाता है? प्रिपरेशन ऑफ ड्राई म्यूजियम स्पेसिमेंट्स। हिस्टोपैथोलॉजी में जैसे टिश्यू ब्लॉक्स प्रिपेयर किए जाते हैं ना, तो जो टिश्यू ब्लॉक्स प्रिपेयर होते हैं वो उसको पहले पैराफिन में फिक्स किया जाता है। उसके बाद जो भी पोर्शन आपको एग्जामिन करना होता है हिस्टोलॉजी के लिए, दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज कट आउट, a slice of that portion is taken out and fixed in paraffin. Okay, so this is window method. Preparation for dry museum specimens. हार्ट को परफ्यूजन फिक्स किया जाता है, फिर टिश्यू ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, फिर हिस्टोलॉजिकल स्टडी की जाती है। दिस इज विंडो मेथड। बेस ऑफ हार्ट मेथड। बेस ऑफ हार्ट मेथड क्या होता है? ये स्पेसिफिकली वॉल्स के लिए है। इसका डिस्क्रिप्शन यही दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है कि डिस्प्लेज ऑल 4 वॉल्स इंटैक्ट एट द कार्डियक बेस। मतलब कि अगर आपको वॉल्स देखनी है, स्पेसिफिकली वॉल पे फोकस करना है, तो बेस ऑफ हार्ट मेथड यूज करें। इट इज़ आइडियल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल themselves एंड बिटवीन द वॉल्स एंड एडजेसेंट कोरोनरी आर्टरीज एंड द AV कंडक्शन सिस्टम। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद विंडो मेथड। वाई? विंडो मेथड में आप हिस्टोलॉजी कर रहे हैं और यहाँ पे आप कह रहे हो कि AV कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम को मेजर करने का एक ही ऑप्शन है, हिस्टोलॉजी। अगर इवेलुएट करना है, एग्जामिन करना है कंडक्शन सिस्टम को, तो आप हिस्टोलॉजी से ही कर सकते हो। तो इसलिए विंडो मेथड यूज़ किया जाता है। बेस ऑफ हार्ट मेथड, इसमें इट इज़ सिमिलर टू व्हाट वी से शॉर्ट एक्सिस मेथड। शॉर्ट एक्सिस मेथड में आपने क्या किया था? अलोंग द AV ग्रुप कट लगाए थे। सेम चीज़ इसमें की जाती है बेस ऑफ हार्ट मेथड में। अलोंग द AV ग्रुप आप पैरेलल टू द AV ग्रुप कट लगाते हैं और उसके बाद बस फोकस आपका मेन वॉल्स पे रहता है और कंडक्शन सिस्टम पे रहता है। दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ हार्ट मेथड। अनरोलिंग मेथड इज यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग। अनरोलिंग मेथड में क्या करते हैं अपन? इट इज़ यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग ओपेसिफाइड कोरोनरी आर्टरीज इन सिंगल प्लेन। ओपेसिफाइड कोरोनरी आर्टरीज इन सिंगल प्लेन। सबसे पहले इसमें करते हैं पोस्टमार्टम एंजियोग्राफी। हार्ट की एंजियोग्राफी की जाती है सबसे पहले तो। फिर वेंट्रिकुलर सेप्टम और फ्री वाल्स को अनरोल किया जाता है। अनरोल का मतलब क्या होता है? ठीक है, ब्लड सप्लाई आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं पहले वीडियो में। तो जहाँ पे भी कोरोनरी वेसल्स जा रही है, आप उसको आपने एंजियोग्राफी कर दी तो ये विजिबल हो जाएगी इजीली। आप इसके पीछे पीछे जा रहे हो, इसके आसपास के टिश्यू को म्यूटिलेट करते जा रहे हो, कट करते जा रहे हो और इसको फॉलो करते जा रहे हो, ये जहाँ पे भी जा रही है हार्ट में। So this is what we are using in this method. Okay, this is called unrolling method. So unrolling का मतलब ये है कि आप एक एक पोर्शन को अनरोल करते जा रहे हो। इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जो उनका नाम होते हैं, जैसे कि सिंपलेस्ट टेक्निक ऑफ अनरोलिंग द हार्ट इज दैट इज रोड्रिगेज एंड रीनर टेक्निक। ये सिंपलेस्ट टेक्निक होती हैं। इसके अलावा ये टेक्निक भी यूज की जाती है, Lumb and Hardy technique and Schlesinger technique is also used for this method. So simplest one is the Rodriguez and Renner technique. डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये रिसर्च पर्पज़ के लिए ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हार्ट को पूरा म्यूटिलेट कर देते हो आप कोरोनरी वेसल के पीछे पीछे, उसकी वजह से। सो इट इज़ बेटर फॉर द
research purposes. Then we come on to the partitioning method of heart dissection. पार्टीशनिंग मेथड ऑफ हार्ट डाइसेक्शन, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप पूरा ही लेफ्ट वेंट्रिकुलर को क्या बोलते हैं, सबसे पहले जैसे कि हार्ट स्टार्टिंग से देखो, हार्ट है, उसके ऊपर एपिकार्डियल फैट होगी, कोरोनरी आर्टरीज होंगी, तो पहले आप फैट को रिमूव करोगे, फिर आर्टरीज को रिमूव कर दोगे, फिर एट्रिया जो है दोनों इनको भी रिमूव कर दोगे, बचा के आपके पास वेंट्रिकल्स बचे। वेंट्रिकल्स में भी आप लेफ्ट वेंट्रिकुलर और सेप्टम इनको अलग कर लोगे और राइट वेंट्रिकल को अलग कर लोगे। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर, सेप्टम और राइट वेंट्रिकुलर, इन तीनों, लेफ्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम को तो आप एक साथ ले रहे हो और राइट वेंट्रिकल को अलग ले रहे हो। इनका रेशियो देखा जाता है, इनके वेट का रेशियो देखा जाता है और उसको नॉर्मल से कंपेयर किया जाता है। जो नॉर्मल रेशियो होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्लस सेप्टम टू राइट वेंट्रिकल, दैट इज 2.3 to 3.3 रेशियो 1। 2.3 to 3.3 रेशियो 1। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है तो क्या होगा, दिस वैल्यू विल इंक्रीज। कितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी कि अपन इसको सिग्निफिकेंट माने, मैक्सिमम लिमिट कितनी है 3.3, इसमें आप 0.3 ऐड कर लीजिए तो कितनी हो गई 3.6। 3.6 रेशियो 1 से अगर ये ज़्यादा हो गया तो इट विल बी कंसिडर्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ओके, दिस इज यू नीड टू रिमेंबर इन पार्टीशनिंग मेथड। इसमें क्या होता है, एपिकार्डियल फैट कोरोनरी वेसल्स को रिमूव कर दिया, फिर एट्रिया को रिमूव कर दिया, ग्रेट आर्टरीज को रिमूव कर दिया, उसके बाद वेंट्रिकुलर फ्री वॉल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड द वेट ऑफ ईच सेगमेंट इज नाउ कंपेयर्ड विद नॉर्मल वैल्यूज। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी रेशियो, हाइपरट्रोफी में बताया ना मैंने कि ये 3.6 से ज़्यादा हो जाएगा। इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी द लेफ्ट वेंट्रिकुलर विद सेप्टम वेज मोर देन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर और सेप्टम का वेट 225 ग्राम से ज़्यादा होगा। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है तो, अगर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है तो राइट वेंट्रिकल का वेट मोर देन 80 ग्राम होगा। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है तो वेट मोर देन 80 ग्राम होगा राइट वेंट्रिकल का। ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में 80 ग्राम से ज़्यादा हो जाएगा। तो रिमेंबर टू वैल्यूज 225 एंड 80 ग्राम। दिस इज द लास्ट मेथड, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ कंडक्शन सिस्टम। ये सीधा सीधा हिस्टोलॉजिकल प्रोसेस है, आपको हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स बनानी है और कंडक्शन सिस्टम को एग्जामिन करना है। हाँ, हिस्टोलॉजी जो स्लाइड बनाओगे उसमें पर्टिकुलरली कौन से पोर्शन ऑफ हार्ट से स्लाइड लेनी है वो आपको पता होना चाहिए। 3 पोर्शन पे फोकस करना है, SA नोड, AV नोड और AV बंडल। 3 चीज़ों पे, 3 पोर्शन से आपको स्लाइड्स लेनी है और स्लाइड बनानी है, हिस्टोलॉजिकली एग्जामिन करना है। ठीक है, SA नोड, AV नोड और AV बंडल्स। ओके, दिस इज़ द निमोनिक। अगर आपको डाइसेक्शन में कुछ भी नहीं पता, मतलब इनफ्लो आउटफ्लो मेथड तो आना ही चाहिए, शॉर्ट एक्सिस मेथड भी आना चाहिए, इनके नाम तो कम से कम याद होने चाहिए। तो ये निमोनिक है, UP फुटबॉल वर्ल्ड कप। U फॉर अनरोलिंग मेथड, P फॉर पार्टीशनिंग मेथड, F फॉर फोर्थ चैम्बर मेथड, B फॉर पेस ऑफ हार्ट मेथड, W फॉर विंडो मेथड, C फॉर कंडक्शन सिस्टम एग्जामिनेशन। So these are the total 9 methods which are given in the Dixit textbook. So that's all about the dissection of heart from these 2 reference books. If any other book explains something else or some variation is there or something extra is given, I will try to prepare a separate video on that. Thank you. Kindly like and subscribe.